আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা खबर। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। पिछले अगस्त में आई भयानक बाढ़ से हुई नुकसान की रकम 15,000 करोड़ रुपए है। आर्थिक मदद के लिए दिल्ली से बातचीत चल रही है। ऐसे में केंद्र सरकार तय प्रक्रिया के तहत पैसा देगी, ऐसा मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने मंगलवार को बताया। अगस्त 2024 की अभूतपूर्व बाढ़ से राज्य में कुल क्षति 15,000 करोड़ रुपए का है। इंटर डिपार्टमेंटल टीम पहले ही 2 बार राज्य का दौरा कर चुकी है। बाढ़ से हुए नुकसान के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता है और इस संबंध में दिल्ली की केंद्र सरकार से बातचीत चल रही है। ऐसे में केंद्र सरकार तय प्रक्रिया के तहत पैसा देगी। हालांकि बाढ़ के बाद की स्थिति में सुधार के लिए राज्य के बजट से 564 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बाढ़ राहत एवं प्रबंधन विषय पर आयोजित कार्यशाला में भाग लेते हुए यह बात कही। प्राय 15,000 কোটি টাকা আমাদের লস হয়েছে। আমরা দিল্লিকে জানিয়েছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির সাথে আমি কথা বলেছি, আমাদের গৃহমন্ত্রীজির সাথেও কথা বলেছি। উনি সাথে সাথে আমাদের এখানে এক তো হেলিকপ্টার আমাদের পাঠিয়েছেন, এনডিআরএফ টিম পাঠিয়েছেন, এসডিআরএফ টিম পাঠিয়েছেন, সেখানে আমাদের এয়ার লিফটিং করে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছিয়ে দেওয়ার সব ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু আমরা বললাম এখন তো আমাদের সাহায্য আর্থিকভাবে আমাদের হেল্প করতে হবে। তো ইন্টার ডিপার্টমেন্টাল যে টিম সেটা দুবার এখানে এসছে। তারা আমরা যেটা দিয়েছি তাদের সাথে মিলে ওনারা দেখেছেন যে কত ক্ষতি হয়েছে। তো সেই বিষয়ে আমি দিল্লির সাথে বারবার কথা বলছি যে আমাদের সেইভাবে আমাদের হেল্প করতে হবে। দিল্লি আমাদের আশ্বস্ত করেছে নিশ্চয়ই আমরা করব, কিছু প্রসিডিউর আছে, প্রসিডিউরের পরে সেটা আমাদের দেবেন। কিন্তু আমরা বসে থাকলে চলবে না। মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে আমি আমাদের যে ডিজাস্টার যে ডিপার্টমেন্ট যিনি দেখছেন ওই ডিপার্টমেন্টকে আমি দিয়েছি। তাছাড়া আমাদের যে বাজেটের থেকে আমাদের নিজের বাজেট থেকে আমরা প্রায় 563 কোটি টাকা 64 কোটি টাকা আমরা এই বিপর্যয় যাতে মোকাবেला করা যায় তার জন্য আমরা দিয়েছি। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि भीषण आपदा में जिस तरह से आम लोगों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में मदद के लिए हाथ बढ़ाया वह वाकई एग्जेम्पलरी है। বিপদের সময়ে আমাদের ত্রিপুরার যেভাবে আমি দেখলাম মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে মানে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, আপনারা সবাই দেখেছেন কিভাবে মানুষ চলে এসেছে। এটা কিন্তু একটা আমার মনে হয় যে একটা এক্সাম্পল হয়ে থাকবে আগামী দিনে। ছোট ছোট বাচ্চা থেকে আরম্ভ করে স্কুল কলেজের যারা স্টুডেন্ট তারা এসছে, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এসছে, যারা কর্মচারীরা আছেন তারা এসছে, বিভিন্ন স্তরে কলেজের থেকে এসছে, বিভিন্ন যে ক্লাব তারাও এগিয়ে এসছে, বিজনেস কমিউনিটি সমস্ত স্তরের লোক কিন্তু যারা পেনশনার তাদেরকেও আমি দেখেছি হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। पिछले अगस्त में आए भीषण बाढ़ के दौरान राज्य की 12 में से 11 नदियां मैक्सिमम थ्रेट लेवल को पार कर गई थी। बाढ़ से प्रभावित 8 जिलों में सिपाहीजला, गोमती और साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। बाढ़ से 17 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, जिसके चलते 4 लाख लोगों को राज्य सरकार ने 889 राहत शिविरों में ठहराया था। इस अभूतपूर्व बाढ़ में मरने वालों की संख्या 38 थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बांस से संबंधित 4 डीपीआर केंद्रीय सरकार के पास भेजे गए हैं। बांस उद्योग के विकास के लिए और डीपीआर भेजे जाएंगे। मंगलवार को जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में बांस की भूमिका विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला में भाग लेकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री अनिमेश देबबर्मा ने यह जानकारी दी। इस दिन लीचू बगान के बांस और बेत विकास संस्थान में आयोजित कार्यशाला में भाग लेकर बांस और बांस आधारित उद्योगों के विकास के लिए अधिक धन की आपूर्ति के लिए उत्तर पूर्वी विकास परिषद का ध्यान आकर्षित किया गया। यह भी मंत्री अनिमेश देबबर्मा ने इस दिन बताया। বলেছি যে আরো বেশি করে বাঁশ চাষ করা বা গাছ লাগানো ইত্যাদি প্রকল্পে আরো বেশি যেন ত্রিপুরায় ফান্ড দেওয়া হয় সেই বিষয়ে আমরা কাজ করছি এবং অনেকগুলো সংস্থা যেমন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টও আছে, তাছাড়া এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট রয়েছে, এনজিওদেরও দিয়ে যেন আমরা প্লান্টেশন করতে পারি তার জন্য ডিপিআর আমাদের থেকে 4টা ডিপিআর আমরা পাঠিয়েছি।
ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ने मंगलवार को जनजाति कल्याण विभाग के निदेशक के पास 3 प्रमुख मांगों का डेलीगेशन प्रस्तुत किया। पहली मांग बीएड परीक्षार्थियों के लिए लंबित स्कॉलरशिप समस्याओं का समाधान और आवेदन की वैकल्पिक व्यवस्था थी। दूसरी मांग राज्य के सभी एसटी हॉस्टल्स में हॉस्टल वार्डन की नियुक्ति थी, क्योंकि हाल ही में 2 नाबालिग छात्राओं द्वारा आत्महत्या की घटनाएं घटी थी। तीसरी मांग एसटी हॉस्टल्स में छात्रों के खाने के लिए प्रति छात्र 80 रुपये की राशि बढ़ाकर 150 रुपये करने की थी। इन्हीं मांगों के साथ टीएसयू ने डेलीगेशन प्रस्तुत किया। স্কলারশিপের উপরে ভিত্তি করে তারা বিএতে পড়াশোনা করেন। এরকম প্রচুর ছাত্রছাত্রী রয়েছে যারা আজকে স্কলারশিপ ফর্ম ফিল আপ করতে পারেনি। তো দুর্ভাগ্যবশত তারা অনেকদিন এখানে এসেছে ব্যক্তিগতভাবে, কিন্তু তাদের সঙ্গে কথা বলার মতন তারা যোগ্যতা বা উপযোগী বলে তারা মনে করছে না। আমরা বাধ্য হয়ে টিএসসির পক্ষ থেকে আজকে আমরা এখানে 3টা বিষয় নিয়ে তাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। আমাদের দাবি থাকবে যাতে করে ডেট আপনি এক্সটেন্ড না করুন, কিন্তু যারা এখন অবধি স্কলারশিপ ফর্ম ফিল আপ করতে পারেননি তাদের জন্য একটা বিকল্প ব্যবস্থা করুন। কারণ যদি नकली और मिलावटी दवा बेचने और स्टॉक करने के आरोप में पिछले साल 154 दवा दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। इस मामले में 327 दवा दुकानों पर कार्रवाई की गई है। नकली और मिलावटी दवाओं के बड़े पैमाने पर कारोबार को लेकर हमेशा तरह तरह की शिकायतें आती रहती है। इस मामले में 2024 में 372 ड्रग स्टोर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। नकली और मिलावटी दवाएं बेचने और स्टॉक करने के आरोप में 154 दुकानों के लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। यह जानकारी ड्रग कंट्रोल पर आयोजित कार्यशाला में दी गई। ड्रग कंट्रोल ने पिछले 1 साल में सरकारी और हॉस्पिटल स्टोर सहित 3203 दवाओं की दुकान का निरीक्षण किया। इस अवधि के दौरान 21 गुणवत्ताहीन दवाओं की पहचान की गई है। मिलावटी और नकली दवाओं की पहचान करने के लिए स्टेट टेस्टिंग लेबोरेटरीज को तैयार किया जा रहा है, जहां इसे जल्द ही एनबीएल रेकॉग्नाइजेशन मिल जाएगा। चिकित्सक विश्लेषकों ने कहा कि मिलावटी दवाएं लोगों की मौत का कारण बन सकती है, इसीलिए दवाओं की गुणवत्ता बनाए रखना बहुत अहम हो जाता है। चिकित्सा विश्लेषकों ने यह भी राय व्यक्त की कि दवा की गुणवत्ता बरकरार नहीं रखने पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना बहुत जरूरी हो जाता है। गौरतलब है कि हाल ही में हुए एक अध्ययन के मुताबिक दुनिया भर में सप्लाई होने वाली 75% नकली दवाएं भारत से आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। केंद्र सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों को गैर सरकारी हाथों में सौंपने की प्रक्रिया को बंद करना होगा। नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन के माध्यम से निजीकरण हो रहा है। बीमा क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश की अनुमति को रद्द करना होगा। 100 दिन के कामों के तहत परियोजनाओं के लिए आवंटन को पिछले बजट के 50% बढ़ाना होगा। इन मांगों और केंद्रीय बजट के खिलाफ 14 फरवरी को वाम मोर्चा त्रिपुरा राज्य समिति ने सामूहिक धरना का अहम निर्णय लिया है। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा वाम मोर्चा के समन्वयक नारायण कर ने की। যে আসুন আমরা এই প্রতিবাদ জানিয়ে আমরা বামপন্থী দলগুলো আমরা একসাথে আমরা ভিন্ন ভিন্নভাবে আমরা মিছিল মিটিং করেছি। আমাদের আপনাদের ডাকার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই বাজেটের অন্যান্য আরো অনেকগুলো বিষয়, সেই বিষয়গুলোকে নিয়ে জনমত তৈরি করবার জন্য আমরা জনমত তৈরি করতে পারি। আমাদের সংসদ সদস্যরা পার্লামেন্টে তার বিকল্প প্রস্তাব উপস্থিত করতে পারে। আমরা বিকল্প প্রস্তাব উপস্থিত করে জনমত আদায় করার জন্য আগামী 14 তারিখ মানে এই মাসের 14 তারিখ শুক্রবার আগরতলাতে उत्तर जिला पुलिस अधीक्षक अविनाश राय ने ड्यूटी में लापरवाही समेत कई आरोपों में 3 पुलिस कांस्टेबलों को बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त किए गए पुलिस कांस्टेबलों में शिबू दत्ता, धीराज नाथ और प्रणब कुमार सिन्हा शामिल है। बर्खास्त पुलिस कांस्टेबल सादे लिबास में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में काम कर रहे थे और ड्यूटी कर रहे थे। जिला पुलिस प्रशासन में इस बात की अटकलें तेज है कि इन तीनों पुलिस सिपाहियों को बर्मिज सिगरेट की तस्करी में संलिप्त होने के कारण बर्खास्त किया गया है। निलंबित तीनों पुलिस कांस्टेबलों के खिलाफ जांच के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল।
শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো এই সিঞ্জিনী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। राज्य स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की स्कूल यूनिफॉर्म में बदलाव करने का फैसला किया है। अगले शैक्षणिक वर्ष से स्कूल यूनिफॉर्म में बदलाव होने वाला है। स्कूल शिक्षा विभाग ने अगले एकेडमिक ईयर से राज्य के सभी गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के विद्यार्थियों की स्कूल यूनिफॉर्म में बदलाव करने का निर्णय लिया है। राज्य शिक्षा विभाग राज्य के सभी गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को 3 श्रेणियों विद्या ज्योति, पीएम श्री और नॉन विद्या ज्योति में विभाजित करके 3 प्रकार के स्कूलों को एकजुट करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रही है। टोटल एजुकेशन कैंपेन प्रोजेक्ट से 8 लाख स्कूल यूनिफॉर्म्स के लिए शिक्षा विभाग द्वारा पहले ही टेंडर इनवाइट किया जा चुका है। इस टेंडर को जमा करने की आखिरी तारीख 27 फरवरी का रखा गया है। हालांकि क्लॉथ मार्चेंट्स और टेलर्स को डर है कि इसके परिणाम स्वरूप राज्य के लगभग 10,000 लोग अपना नौकरी खो देंगे। शिक्षा विभाग द्वारा संपन्न शिक्षा परियोजना के लिए करोड़ों रुपए के टेंडर्स इनवाइट करने की खबर से राज्य के स्कूल यूनिफॉर्म सेलर्स और स्कूल ड्रेस मैन्युफैक्चरर्स में हड़कंप मची हुई है। राज्य के कई स्कूल यूनिफॉर्म सेलर्स और ड्रेस मैन्युफैक्चरर्स ने वित्तीय नुकसान का आशंका भी जताई है। इस संबंध में त्रिपुरा के सभी स्कूल यूनिफॉर्म वेंडर्स और टेलर्स ने राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। उन्होंने राज्य के छोटे व्यापारियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति की रक्षा करने के लिए सरकार से समर्थन मांगा है। सरकार ने टेंडर के जरिए एक व्यापारी से 8 लाख स्कूल यूनिफॉर्म लेने के बजाय प्रदेश के सभी व्यापारियों में से स्कूल यूनिफॉर्म्स लेने का आवेदन किया है। त्रिपुरा के सभी स्कूल यूनिफॉर्म वेंडर्स और टेलर्स ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि सरकार के अचानक लिए गए फैसले से कई स्कूल ड्रेस और यूनिफॉर्म स्कूल यूनिफॉर्म डीलर्स के पास रह जाएंगे। दिसंबर के पहले सप्ताह में शिक्षा विभाग ने बैठक कर प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों की यूनिफॉर्म में बदलाव को अंतिम रूप दिया था। राज्य के सभी जिला शिक्षक पदाधिकारियों से ड्रेस के सैंपल्स मांगे गए हैं। वहां से स्कूल यूनिफॉर्म को अंतिम रूप दिया जाएगा। राज्य के सरकारी स्कूलों में 3 तरह के यूनिफॉर्म सेट्स होते हैं। राज्य के सभी विद्या ज्योति स्कूल्स के लिए विद्या ज्योति की यूनिफॉर्म अलग होगी। इसी तरह से राज्य की पीएम श्री योजना के तहत सभी स्कूलों में एक प्रकार का यूनिफॉर्म होगा। विद्या ज्योति और पीएम श्री को छोड़कर सभी स्कूलों में छात्रों के लिए अलग अलग यूनिफॉर्म्स होंगे। हालांकि व्यवसायियों ने यह राय व्यक्त किया है कि शिक्षा विभाग के नियम और कायदों के कारण राज्य के किसी भी यूनिफॉर्म सेलर या वेंडर को यह टेंडर नहीं मिल पाएगा। बता दें कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री रतनलाल नाथ ने 2018 में अचानक पाठ्य पुस्तकों में बदलाव कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप स्कूल पाठ्य पुस्तक विक्रेताओं को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। 19 दिसंबर 2024 से 8 फरवरी 2025 तक पिछले 1.5 महीने में राज्य सरकार ने कुल 8,922 किसानों से 17,497 मीट्रिक टन धान खरीदी है। कुल 40 करोड़ 25 लाख रुपए का धान खरीदा गया है, जिनमें से पहले ही 35 करोड़ 62 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी खाद्य मंत्री सुशांत चौधरी ने दी। खाद्य मंत्री ने यह भी बताया कि ये धान 23 रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी गई है। এবং আমরা এবারকার যে সিজন 19 ডিসেম্বর 2024 থেকে 8 ফেব্রুয়ারি 2025 পর্যন্ত আমরা চালনা করতে পেরেছি। অর্থাৎ 19 ডিসেম্বর 2024 পুরো জানুয়ারি মাস ছিল এবং 8 ফেব্রুয়ারি 1.5 মাসের উপর এই প্যাডি প্রকিউরমেন্ট আমাদের কন্টিনিউ হয়েছে গত 8 তারিখ পর্যন্ত। To sum up,
টোটাল 8,922 জন কৃষক তাতে উপকৃত হয়েছে। 17,497.109 MT ধান আমরা টোটাল ক্রয় করতে পেরেছি। টোটাল 40,25,00,000 টাকার ধান ক্রয় করা হয়েছে, প্রতি কেজি 23 টাকা ধরে MSP। এবং समाजद्रोहियों के आतंक से राज्यवासी परेशान हैं और अब उनका असर विशालगढ़ रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर के सरकारी आवास तक पहुंच गया है। मंगलवार रात कुछ नशेड़ी युवकों ने पत्थर फेंककर स्टेशन मास्टर के आवास की खिड़कियां तोड़ दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू की, लेकिन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका क्योंकि सारे युवक पुलिस की उपस्थिति को भांपकर भाग गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रात के समय नशे के कारोबार और उच्छृंखल करते युवकों की गतिविधियां स्टेशन और आसपास के इलाकों में काफी बढ़ गई है। बी विश्वश्री को तंबाकू बोर्ड का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। बी विश्वश्री वर्तमान में राज्य सरकार में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत है। त्रिपुरा कैडर के IAS ऑफिसर बी विश्वश्री को केंद्र सरकार ने टोबैको बोर्ड का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। 2014 बैच के IAS ऑफिसर बी विश्वश्री वर्तमान में त्रिपुरा सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत है। टोबैको बोर्ड में डेप्यूटेशन के लिए प्रशासन की ऑल इंडिया कैडर सर्विसेज से कई उम्मीदवारों के आवेदन की जांच करने के बाद अपॉइंटमेंट कमेटी द्वारा विश्वश्री को इस पद के लिए चुना गया था। बी विश्वश्री त्रिपुरा में डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्यरत है। 11 मार्च को वर्तमान कार्यकारी निदेशक अदान की श्रीधर बाबू का कार्यकाल संपन्न होने के बाद बी विश्वश्री पदभार संभालेंगे। टोबैको बोर्ड भारत में टोबैको इंडस्ट्री के विकास और स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। टोबैको बोर्ड टोबैको फार्मर्स की सहायता करने, उत्पादन की विनियमन करने, निर्यात को बढ़ावा देने और गुणवत्तापूर्ण तंबाकू की खेती को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। 2024-25 में इंडियन टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स को दुनिया के 128 से अधिक देशों में निर्यात किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। उत्तराखंड में आयोजित देश की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता नेशनल गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने में बिलोनिया की सोनाईछड़ी की अस्मिता दे सफल रही हैं। अस्मिता दे ने जूडो महिला 48 किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। बिलोनिया की बेटी अस्मिता दे ने उत्तराखंड में आयोजित 38वें नेशनल गेम्स में उत्तर प्रदेश पुलिस टीम की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए यह सफलता हासिल की है। अस्मिता दे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यह शीर्ष स्थान हासिल किया। उनके शानदार सफलता से दक्षिण त्रिपुरा जिले में खुशहाल माहौल है। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि।